जय हिंद बच्चों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 3 भारत में उद्योग का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले उद्योग क्या होता है? कच्चे पदार्थ को अधिक मूल्यवान वस्तुओं में बदलकर बड़े पैमाने पर वस्तुओं को उत्पादन करने की प्रक्रिया को ही उद्योग कहते हैं या वस्तु निर्माण कहते हैं। अर्थात उद्योग से तात्पर्य बड़े पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन से है। क्या आप जानते हैं कि कागज़ उद्योग जो है उसमें हम कच्चा माल क्या लेते हैं? या आप ये भी जानते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल क्या होता है? कागज़ उद्योग जो है वो लकड़ी पर आधारित उद्योग है। लकड़ी की लुगदी से कागज़ बनाया जाता है। उसी तरीके से सूती वस्त्र उद्योग में कपास कच्चा माल होता है। कपास से सूती वस्त्र उद्योग जो है स्थापना होती है, उन्हीं जगह पर होती है जहां पर कपास आसानी से होता है। भारत विश्व अर्थव्यवस्था में एक औद्योगिक देश के रूप में तेजी से उभर रहा है। भारत में औद्योगिक विकास की कई स्थितियां विद्यमान हैं जो कि औद्योगिक विकास हेतु अनुकूलतम वातावरण प्रदान करती हैं। जैसे पहला है इसमें प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, दूसरा धरातलीय संरचना, तीसरा जलवायु सुविधाएं या भारत की जलवायु, फिर है सस्ता श्रम, परिवहन एवं संचार साधनों का विकास और लास्ट में आता है विशाल बाजार। किसी भी उद्योग के विकास के लिए ये सभी अवस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। यदि प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, जैसे खनिज संसाधन, जल संसाधन, यदि ये उपलब्ध नहीं होंगे तो किसी भी देश में उद्योगों का विकास संभव नहीं होता या उसकी संभावना बहुत कम होती है। क्योंकि यदि खनिज उपलब्ध नहीं होंगे, लौह अयस्क नहीं होगा, तो हम लोहा इस्पात कैसे बनाएंगे? और इस्पात नहीं बनेगा तो कारखानों में मशीनें नहीं चल पाएंगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होते हैं। और यदि प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध भी हैं और तकनीकी नहीं है तो भी समस्या आती है किसी भी देश में उद्योगों के विकास की। यदि परिवहन के साधनों का विकास नहीं हुआ कि फैक्ट्रियों में सामान बन के तैयार है लेकिन वो बाजार में भेजने के साधन उपलब्ध नहीं है, परिवहन या यातायात के साधनों का विकास नहीं हुआ है, तो उस सामान को निर्मित करना व्यर्थ सिद्ध होगा। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो पाएं, यह तो आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं क्योंकि भारत एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है, जनसंख्या की दृष्टि से भी संपन्न है। तो ये सभी स्थितियाँ किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल स्थितियाँ होती हैं। उद्योगों का वर्गीकरण। कई पैमानों पर उद्योगों को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण समझेंगे। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, दूसरा निजी क्षेत्र के उद्योग, तीसरा सहकारी क्षेत्र के उद्योग और चौथा मिश्रित उद्योग। तो पहला जो है सार्वजनिक स्वामित्व में सरकार द्वारा जिन उद्योगों का संचालन किया जाता है, सरकार जो है उस उद्योगों पर पूरा नियंत्रण बनाए रखती है। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। निजी क्षेत्र में उद्योगों का संचालन जो रहता है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में रहता है। जैसे हम बजाज ले लें, डाबर ले लें, रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लें, ये सभी निजी क्षेत्र के उद्योग हैं। फिर आता है मिश्रित उद्योग। मिश्रित उद्योग में राज्य और जो संबंधित जो भी ग्रुप रहता है या निजी क्षेत्र रहता है, राज्य और निजी क्षेत्र के प्रयास से ही किसी उद्योग की स्थापना की जाती है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और चौथा जो आता है इसमें वो है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग से तात्पर्य है जो भी उद्योगों का कच्चे माल या जो उत्पादक रहता है और श्रमिक दोनों का स्वामित्व संबंधित उद्योग पर रहता है। अर्थात जिस किसी उद्योग में कच्चा माल उपलब्ध करने वाले उत्पादक और श्रमिक दोनों का ही स्वामित्व होता है, जैसे कि गुजरात में अमूल और केरल में नारियल उद्योग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला बृहद उद्योग, दूसरा मध्यम उद्योग, तीसरा लघु उद्योग और चौथा कुटीर उद्योग। बृहद उद्योग वह उद्योग है जिसमें पूंजी का निवेश 10 करोड़ या उससे अधिक रुपए का होता है। मध्यम उद्योग वह उद्योग है जिसमें पूंजी निवेश 8 से 10 करोड़ रुपए के बीच का
होता है। अर्थात मध्यम उद्योग में पूंजी का निवेश 8 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए के बीच का होता है। फिर है लघु उद्योग। लघु उद्योग में पूंजी निवेश 5 से 8 करोड़ की राशि तक होता है। अर्थात 5 से लेकर 8 करोड़ रुपए तक जो है लघु उद्योग में लगाए जाते हैं। कुटीर उद्योग में पूंजी निवेश बहुत कम किया जाता है और स्थानीय संसाधनों और स्थानीय श्रमिकों या परिवार के सदस्यों की सहायता से इस उद्योग के कार्यों को पूरा किया जाता है। अतः इसमें पूंजी निवेश ना के बराबर होता है। अब है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का पहला प्रकार है कृषि आधारित उद्योग, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा माल कपास होता है। दूसरा है खनिजों पर आधारित उद्योग, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। इसमें कच्चा माल लौह अयस्क होता है जो कि एक खनिज है। तीसरा है वन पर आधारित उद्योग, जैसे कागज उद्योग। कागज लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है, अतः वह वन पर आधारित उद्योग है। अब है उपयोगिता के आधार पर उद्योगों के प्रकार। उपयोगिता के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उपभोक्ता उद्योग और दूसरा है आधारभूत उद्योग। तो आधारभूत उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग, क्योंकि सभी उद्योगों का आधार जो है वो लोहा इस्पात उद्योग को माना गया है। आधारभूत उद्योग से तात्पर्य हम बृहद और भारी उद्योगों से भी ले सकते हैं, जो कि कई उद्योगों का आधार प्रदान करते हैं। फिर है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग अर्थात हम जिन वस्तुओं का अपने दैनिक जीवन में अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं या हमारे रोज़मर्रा में हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनसे संबंधित जो उद्योग होंगे जिनमें उन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन्हें हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे हम जो है रोज़मर्रा में हम पंखे का उपयोग करते हैं, हम चीनी का उपयोग करते हैं, कागज़ का उपयोग करते हैं, तो ये सभी उपभोक्ता उद्योग हैं। अब आता है तैयार माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो तैयार माल के आधार पर हम 2 प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है भारी उद्योग और दूसरा है हल्के उद्योग। जिन उद्योगों में भारी जो है वस्तुओं का उत्पादन होता है वह भारी उद्योग कहलाते हैं, जैसे वही लोहा इस्पात उद्योग। दूसरा है हल्के उद्योग। हल्के उद्योग में उत्पादित सामान जो रहता है वो कम भार वाला होता है, जैसे कि बिजली उद्योग, जो कि एक हल्का उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग हमारे देश का पुरातन उद्योग है, सबसे प्राचीन उद्योग है, परंपरागत उद्योग है। हमारे यहाँ बहुत समय पहले से ही, प्राचीन काल से ही सूत काटने की परंपरा चली आ रही थी। पहले हथकरघा से सूत काटकर बनाया जाता था और उनका उपयोग किया जाता था। फिर धीरे धीरे आगे चलकर विद्युत या पावर लूम से जो है सूती वस्त्र बनाए जाने लगे और हम उनका उपयोग करने लगे। अंग्रेजी शासन काल में जब अंग्रेजों ने जो है टैरिलिन, टैरिकॉट, इन सभी वस्त्रों को पर कर लगाकर महंगा कर दिया, तो हमारे गांधी जी ने इन सभी जो है अंग्रेजों का विरोध करके सूत काट कर, हथकरघा से सूत काट कर जो है हमें सूती वस्त्र उपलब्ध कराया। और आज अभी तक हम देखते चले आ रहे हैं कि सूती वस्त्र उद्योग हमारे देश के महत्वपूर्ण उद्योगों में शामिल है। तो सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की जो पहली मिल लगाई गई थी, प्रथम सफल जो कारखाना था वो मुंबई में लगाया गया था 1851 में। देश का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना मुंबई में 1851 में लगाया गया था और आगे चलकर मुंबई सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुई। अब मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के क्या कारक थे या ऐसे क्या कारण थे कि मुंबई में ही सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई या वह सूती वस्त्र उद्योग वहाँ बड़े पैमाने पर फैला, तो हम उनके कारण पर भी नज़र डाल लेते हैं। मुंबई जो क्षेत्र है वहाँ आर्द्र जलवायु है, अर्थात नम जलवायु रहेगा, समुद्र के किनारे से लगा हुआ क्षेत्र है। तो यदि नम जलवायु रहती है, आर्द्र जलवायु रहती है, तो कपास का रेशा टूटता नहीं है, कपास मजबूत होता है और जहाँ कपास होगा वहाँ सूती वस्त्र उद्योग स्थापित होगा। दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी सूती वस्त्र के लिए या कपास के लिए सबसे अधिक अनुकूल मिट्टी है। काली मिट्टी में जो कपास होता है वो उच्च कोटि का माना जाता है।
तीसरा है सस्ता श्रम। विभिन्न क्षेत्रों में से, विशेषकर पूरे भारत से मुंबई में लोग काम की तलाश में जाते हैं और इसलिए वहाँ आसानी से सस्ता श्रमिक उपलब्ध हो जाता है। परिवहन के साधनों का विकास। चूँकि पूरे देश से लोग महाराष्ट्र में, विशेषकर मुंबई में काम की तलाश में पहुँचते हैं, तो ये परिवहन के साधनों का उपयोग करके ही पहुँचते हैं। अर्थात परिवहन के साधनों का जो विकास हुआ है बहुत ही तीव्र गति से हुआ है और बहुत ही सघन है। इसलिए यहाँ पर उद्योग की स्थापना में एक अनुकूल तत्व मिला। फिर है बाजार। मुंबई एक बंदरगाह के रूप में भी है और जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार फलता फूलता है। चूँकि मुंबई बंदरगाह है तो विदेशों से आयात निर्यात आसानी से संभव हो सकता था, इसलिए भी वहाँ उद्योगों का केंद्रीकरण में सहायता मिली। तो ये सारे कारक हैं जिनके के कारण मुंबई में या महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग का केंद्रीकरण हुआ। न केवल मुंबई, न केवल महाराष्ट्र, बल्कि गुजरात में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। और हम यहाँ सुनते भी हैं कि अहमदाबाद जो है भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है सूती वस्त्र उद्योग के कारण, क्योंकि वहाँ पे भी यही स्थितियाँ हैं। गुजरात में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, काली मिट्टी है, जलवायु आर्द्र है, जिससे कि वहाँ पे कपास उच्च कोटि का होता है। इसके अतिरिक्त मुंबई में एक और सुविधा मिलती है, वहाँ मुंबई हाई से खनिज तेल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। खनिज तेल आप जानते ही हैं, पेट्रोलियम, जिसका कि उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। इस तरीके से मुंबई को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो आप चलते हैं मानचित्र की तरफ, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के केंद्र समझने के लिए। मानचित्र में हम देखें, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र मुंबई, शोलापुर, पुणे, वर्धा, औरंगाबाद और जलगांव, इन सभी स्थानों पर महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं। फिर है गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद में अकेले ही 69 मिलों की स्थापना की गई है। अहमदाबाद को इसी कारण ही भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। अहमदाबाद के अतिरिक्त सूरत, भरूच, बड़ोदरा, राजकोट, पोरबंदर, इन स्थानों पर भी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए गए हैं। कर्नाटक में मैसूर, बंगलोर, चित्रदुर्ग और वेल्लारी में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हैं। कर्नाटक भारत में चौथे नंबर पर सूती वस्त्र का उत्पादन करता है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर में प्रमुख रूप से सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। चेन्नई, तूतीकोरिन, सेलम, मदुरई और तिरुनेलवेली, ये सभी स्थान तमिलनाडु में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश में हम देखें, इंदौर, देवास, उज्जैन, जबलपुर, बुरहानपुर में सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में हम देखें, कानपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी में सूती वस्त्र उत्पादित किया जाता है। तेलंगाना में हैदराबाद, वारंगल, सिकंदराबाद सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में जयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हैं। आंध्र प्रदेश में गुंटूर और काकीनाडा में सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है। लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, बृहद उद्योग हो, भारी उद्योग हो, हल्के उद्योग हो, सभी प्रकार के उद्योगों में उत्पादन के लिए मशीनरी की आवश्यकता होती है और मशीनरी का निर्माण इस्पात से किया जाता है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या रक्षा संबंधी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में भी इस्पात की आवश्यकता होती है। इसीलिए लोहा इस्पात उद्योग जो है उसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है। अब लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कैसे होगी? हम केवल लोहा अयस्क से इस्पात बनाएंगे, उसी को हम बोलते हैं लोहा इस्पात उद्योग। तो कैसे लोहा अयस्क से इस्पात बनाया जाता है, पहले हम ये देखें। लोहा अयस्क जो खनिज संसाधन है वो प्रकृति में उपलब्ध है, प्रकृति प्रदत्त है।
जब लौह अयस्क को निकाला जाता है तो उसको जो है डिटर्जेंट से साफ भी किया जाता है। लौह अयस्क से इस्पात बनाने के लिए हम मैंगनीज, चूना पत्थर और क्ले मिलाते हैं उसमें, और इन तीनों को मिलाकर ही जो है इस्पात बनाया जाता है। उसकी बहुत सी अशुद्धियाँ दूर की जाती हैं। अर्थात लौह अयस्क से इस्पात बनाने के लिए हमें मैंगनीज की ज़रूरत पड़ती है, चूना पत्थर और क्ले की आवश्यकता पड़ती है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे अयस्क से इस्पात बनाया जा सके। तो जाहिर सी बात है, लोहा इस्पात उद्योग वहीं लगाया जाएगा जहाँ पर कि ये चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो सकें। विशेष करके कोयला क्षेत्र हों, मैंगनीज के क्षेत्र हों, आसपास जहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग के संबंधित जो सामग्री है, कच्चा माल आसानी से मिल जाए, वहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना की जाती है। लौह अयस्क एक भारी पदार्थ है और इस उद्योग का कच्चा माल भारी और स्थूल दोनों तरह का होता है, इसीलिए उनमें टूट फूट की संभावना भी होती है और परिवहन की लागत भी अधिक आती है। यही कारण है कि लोहा इस्पात केंद्र वहीं स्थापित किए जाते हैं जहां से कि कच्चा माल उन्हें आसानी से प्राप्त हो सके, ताकि जो पदार्थ आता है, चाहे वो कोयला हो गया या मैंगनीज हो गया या चूना पत्थर, ये इनमें टूट फूट भी ना हो सके, और परिवहन की लागत ज़्यादा होगी तो उत्पादक को नुकसान होता है। तो लोहा इस्पात उद्योग के केंद्र अब देखें। भारत में प्रमुख लोहा इस्पात के केंद्र, पहला है कोयला क्षेत्रों में स्थित इस्पात केंद्र। इसमें आप मानचित्र पर देखें, बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर तथा बोकारो, ये क्षेत्र कोयला क्षेत्रों में स्थित इस्पात केंद्र हैं। लौह अयस्क क्षेत्र में स्थित इस्पात केंद्र, अर्थात जहां लौह अयस्क पाया जाता है वहां पर जो इस्पात केंद्र स्थापित किए गए हैं, भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सलेम, विजयनगर और चंद्रपुर, ये क्षेत्र लौह अयस्क खानों के समीप ही स्थित हैं। फिर है कोयला और लौह अयस्क के बीच जोड़ने वाले परिवहन सुविधा प्राप्त स्थानों पर स्थित इस्पात केंद्र, जमशेदपुर। जमशेदपुर में स्थापित लोहा इस्पात का कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात का कारखाना है। तटीय सुविधा स्थल पर स्थित इस्पात केंद्र, इसमें विशाखापट्टनम आता है जो कि समुद्र तट से लगा हुआ है। तो ये था उद्योगों के स्थापित केंद्र जो कि आपने मानचित्र पर देखे। कागज उद्योग, कागज उद्योग आधुनिक सभ्यता का मूलाधार है, अतः वन आधारित उद्योगों में कागज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। वन आधारित इसलिए कि कागज जो है वो बांस और लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है और ये चीज़ें हमें वन से ही प्राप्त होती हैं। भारत में हाथ से कागज बनाने की कला का विकास 8वीं शताब्दी में शुरू हो गया था। ब्रिटिश शासन से पूर्व हमारे देश में यह कुटीर उद्योग के रूप में था। भारत का प्रथम आधुनिक सफल कारखाना 1716 में तमिलनाडु राज्य के ट्रंकुवार नामक स्थान पर स्थापित हुआ। कागज बांस, निफर लकड़ी तथा घास से लुगदी बनाकर तैयार किया जाता है। इसके निर्माण के लिए रंग तथा सरेस को भी प्रयोग में लाया जाता है। लुगदी बनाने योग्य लकड़ी हमारे देश में कम मिलती है, इसीलिए हमें लुगदी का विदेशों से आयात भी करना होता है। वर्तमान में जूट, गन्ने की छाल को भी हम कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने लगे हैं। उद्योगों का विकेंद्रीकरण, कागज उद्योग देश में किन जगह पर स्थापित किया गया है, अब हम यह देखेंगे। देश के कागज उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, केरल, बिहार, झारखंड आदि प्रमुख राज्य हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नोट छापने के कागज का कारखाना भी स्थापित है। औसतन 1 टन कागज बनाने के लिए 2.38 टन बांस की आवश्यकता पड़ती है। अतः भारत में इस उद्योग का केंद्रीकरण कच्चे माल प्राप्ति स्थल के निकटवर्ती भागों में हुआ है, जहां की उद्योग की स्थापना हेतु जो आवश्यक भौगोलिक कारक जैसे समतल धरातल मिल सके, परिवहन के साधनों का विकास हो और कुशल श्रम भी आसानी से मिल सके और बिजली के लिए शक्ति के साधन भी आसानी से उपलब्ध हो सके। जहां पर ऐसे भौगोलिक कारकों की उपस्थिति होगी वहां पर ही कागज उद्योग की स्थापना की गई है।
भारत का कागज उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 20वां स्थान है। देश में कागज के उत्पादन में लगभग 30 गुनी से भी अधिक वृद्धि हो चुकी है। हमारे देश में उत्पादित होने वाले कागज में 53% जो कागज है वो लिखने और छपाई का कागज, 22% पैकिंग करने का कागज, 16% गत्ते का कागज और 6% अखबारी कागज होता है। देश में सभी प्रकार के कागज और गत्ते के उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती रही है। अब हम देखें उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान। इन सभी उद्योगों से, चाहे वो लोहा इस्पात उद्योग हो, चाहे वो कागज उद्योग हो, सूती वस्त्र उद्योग हो, जूट उद्योग हो, ये सभी उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था में वहाँ पर स्थापित उद्योग किस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो इसमें पहला तो कि उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पादन में वृद्धि होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि उत्पादन कार्य बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से देश का आर्थिक विकास होगा। तो किसी भी उद्योग की स्थापना से उस उद्योग के आसपास के क्षेत्र के लोगों को ही नहीं बल्कि बहुत दूर जो से लोगों को भी वहाँ रोजगार आसानी से उपलब्ध होता है, और रोजगार उपलब्ध होता है जिससे कि वहाँ की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, वहाँ की आर्थिक स्थिति सुधरती है और वहाँ का आर्थिक विकास होता है। दूसरी चीज़ इसमें आती है, रोजगार के साधनों में वृद्धि होने के साथ ही राष्ट्रीय आय में पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी निर्माण तभी संभव है जबकि देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़े, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बाद जो बचत होगी, जो विनियोग होगा, उससे राष्ट्र में पूंजी निर्माण संभव हो पाता है। उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो खनिज हो, चाहे वो परिवहन हो, सभी क्षेत्रों में विकास होता है। अनुसंधान अर्थात जो खोजें होती हैं उनको भी बल मिलता है और तकनीकी विकसित होती है। जैसे कि आप अपने देश में देखते ही होंगे कि विभिन्न जो अनुसंधान हमारे देश में किए जा रहे हैं, चाहे वो अंतरिक्ष में हम देखें चंद्रयान 2 के रूप में हो, और चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जो है, चाहे वो परमाणु बम से लेकर हो, चाहे किसी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने को लेकर हो, सभी क्षेत्रों में देश निरंतर प्रगति करते चले आ रहा है। और इस निरंतर प्रगति का कारण ही है कि देश का औद्योगिक विकास, और यह सभी उद्योगों के कारण ही संभव हो पाता है। विशेषकर हम आधुनिक युग को जो है औद्योगिक युग कहते हैं, इसीलिए क्योंकि उद्योगों के विकास से ही किसी देश का विकास संभव हो पा रहा है, क्योंकि उत्पादन बड़े पैमाने पर चाहिए। उत्पादन जब बढ़ेगा तभी लोगों को रोजगार मिलेगा। अब उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़रूरत है कि हम मशीनों से उत्पादन करें, और यदि मशीनों से उत्पादन करना है तो मशीनों को बनाना भी होगा, और मशीनें बनाने के लिए हमें अयस्क या खनिज की आवश्यकता होगी। उन खनिज को हम अपने उपयोग के लायक बनाकर, विभिन्न उपयोगी वस्तुएं बनाकर, उन्हें मूल्यवान वस्तुओं में परिणत कर हम अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे सकते हैं। अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन उद्योगों से उतना ही कहीं प्रदूषण हो रहा है, जो कि वर्तमान में एक भयंकर समस्या के रूप में हमारे सामने है। वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। प्रदूषण एक ऐसी अवांछनीय एवं असामान्य स्थिति है जिसमें भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तनों के फलस्वरूप वायु, जल तथा मृदा अपनी गुणवत्ता खो देते हैं और वे संपूर्ण जीव जगत के लिए हानिकारक सिद्ध होने लगते हैं। उद्योगों से जो उत्पन्न प्रदूषण है वो 4 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो है वो आपने सुना ही है, आप उसको अच्छी भली भांति परिचित हैं। उसके हम पहले नियंत्रण के उपाय देखेंगे। कल कारखानों की लगी चिमनियाँ से जो हानिकारक पदार्थ निकलते हैं, हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो कि वायु प्रदूषण का मूल कारण है। मुख्य रूप से रासायनिक उद्योगों से वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। तो यदि कारखानों में चिमनियों का उपयोग किया जाए तो प्रदूषण कम हो सकता है, और इसके साथ ही हमें नई तकनीकी, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं।
जल प्रदूषण में विभिन्न रासायनिक उद्योग अपने उद्योगों का अपशिष्ट पदार्थ जल में विसर्जित करते हैं, जल में बहाते हैं, और इसको यदि हम रोक लगा दें, इसके लिए कड़े कानून बनाए जाएं, तो हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। इसी तरीके से सड़क के किनारे, कारखानों के पास खाली स्थानों पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो सके। भू प्रदूषण, अपशिष्टों को आधुनिक तकनीक से जलाकर उससे उत्पन्न ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है या कंपोस्ट खाद बनाकर उसे उपयोगी बनाया जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण, कारखानों को या फैक्ट्रियों को शहर से दूर स्थापित किया जाना चाहिए ताकि जनसंख्या पर या शहर के निवासियों पर ध्वनि प्रदूषण का उतना अधिक प्रभाव ना पड़े। ये थे प्रदूषण जो कि उद्योगों से उत्पन्न होते हैं और उनसे जो है निपटने के उपाय। आशा है कि आपको यह आसानी से समझ में आ चुके होंगे। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार कौन से हैं? नाम लिखिए। दूसरा है, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के प्रकार लिखिए। इसमें दोनों के आपको उदाहरण भी लिखना। तीसरा है, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, 4 कारण लिखिए। फिर है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान की व्याख्या करनी है। इसमें आपको कोई भी 4 कारण पॉइंट में लिखना है। भारत के मानचित्र पर लौह इस्पात केंद्रों का वितरण प्रदर्शित कीजिए। इसमें आपको मानचित्र पर भारत के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्रों को बताना है। अब है, पश्चिम बंगाल में कागज उत्पादन केंद्रों को मानचित्र पर प्रदर्शित कीजिए। भारत के नक्शे पर आपको पश्चिम बंगाल के उन जगहों को चिन्हित करना है जो कि कागज का उत्पादन करते हैं। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।